हेलो एवरीवन। इस सीरीज में देखेंगे हम अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? विच कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो कौन सी कमिटी थी जिसने एनबीएफसी के नए कैटेगरी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेशन को रिकमेंड किया था? तो ये कमेटी थी मालेगाम कमेटी। दैट इज ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन 2 अपना करेक्ट आंसर है, मालेगाम कमेटी। ये मालेगांव कमेटी फॉर्म कब हुई थी? तो ये आरबीआई ने फॉर्म किया था। कब किया था? 2010 में। और इसका काम क्या था? इसका काम था जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, उनसे रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं या फिर जो भी इश्यूज हैं उनको रिव्यू करने के लिए ये मालेगांव कमेटी को अपॉइंट किया गया था। बात की जाए अगर शाह कमेटी की, तो शाह कमेटी कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था आरबीआई के द्वारा ही 1989 में। कब फॉर्म हुआ था? 1989 में। और इसका काम क्या था? इसका काम था जो भी मॉनेटरी सिस्टम है, जो भी मॉनेटरी सिस्टम है इंडिया में, उनके वर्किंग को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, उनके मॉनेटरी सिस्टम के वर्किंग को रिव्यू करने के लिए शाह कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। बात की जाए अगर कामत कमेटी की, तो कामत कमेटी आरबीआई ने 2014 में अपॉइंट किया था। और इसका काम क्या था? इसका काम था जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके वर्किंग को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके वर्किंग को रिव्यू करने के लिए कामत कमेटी को अपॉइंट किया गया था। बात किया जाए अगर हुसैन कमेटी की, हुसैन कमेटी 1997 में अपॉइंट की गई थी। और इसका काम क्या था? इसका काम था जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसएसआई के जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको रिव्यू करने के लिए, इनको एग्जामिन करने के लिए अपॉइंट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल इज नोन फॉर हाईलाइटिंग द रोल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। विच 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन दिस मॉडल? तो पूछ रहा है कि हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल जो है ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के रोल को हाईलाइट करने के लिए जाना जाता है। तो कौन सा 5 ईयर प्लान हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड था? अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। ये कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला है, जो कि हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल पे बेस्ड था। अगर बात की जाए इसके प्राइम टारगेट की, तो इसका प्राइम टारगेट क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान से भी एक क्वेश्चन आता है कि ये किस पे बेस्ड था? तो ये जो था ये महालोनोबिस मॉडल कहा जाता है, इसको महालोनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर डैश एंड नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बट आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट्स व्हाइल एडजुडिकेटिंग एनी मैटर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये बाय लॉ इन्फोर्सिएबल नहीं है, लेकिन जजमेंट देने के दौरान कोर्ट्स इसको कंसीडर करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन क्या है? ये स्टैट्यूटरी है। क्या है? ये स्टैट्यूटरी है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये आते हैं अपने पार्ट 4 ए में। ठीक है, पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं और ये आते हैं आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत। अच्छा, अगर बात किया जाए ये फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से इंस्पायर करके इंक्लूड किया गया था? तो ये यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको इंक्लूड कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? तो ये इंक्लूड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हेन डिड डिमिट्री मेंडेलीव invent the periodic table ordering the symbols of the chemical elements according to their
एटॉमिक वेट्स। तो डिमिट्री मेंडलेव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग उनके सिंबल्स को ऑर्डर दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो सिंबल्स की जो ऑर्डरिंग की थी वो उनके एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग किया था, और उन्होंने एक नया पीरियोडिक टेबल इन्वेंट किया था। तो इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल इन्वेंट कब किया था, इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल इन्वेंट किया था 1869 में। तो अपना ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज 1869। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय। तो जो 2026 फीफा है उसको होस्ट करेंगे 3 कंट्रीज, कौन कौन से, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो अपना पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, कौन सा, पहला, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। अभी बात की जाए जो अभी 2022 में अपना लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, वो कहाँ हुआ, ये हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था, ये कतर में हुआ था, और इसमें विनर टीम कौन सी थी, इसमें विनर टीम थी अर्जेंटीना। अगर रनर अप की बात की जाए तो रनर अप कौन सी टीम थी, इसमें रनर अप थी फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एथेनोइक एसिड इज द सिनोनिम फॉर विच एसिडिक लिक्विड इज यूज्ड इन किचन्स अराउंड द वर्ल्ड एज अ बेसिक सीजनिंग इन द प्रिपरेशन एंड कुकिंग ऑफ सर्टेन फूड्स। तो एथेनोइक एसिड सिनोनिम है किस एसिडिक लिक्विड का, जो कि अराउंड द वर्ल्ड किचन्स में यूज होता है, किस लिए यूज होता है, फॉर प्रिपरेशन एंड कुकिंग ऑफ सर्टेन फूड्स। तो एथेनोइक एसिड का सिनोनिम इधर क्या है, ये है विनेगर। क्या है, ये है विनेगर, दैट इज ऑप्शन 4 एथेनोइक एसिड का सिनोनिम है, जो कि कुकिंग और प्रिपरेशन ऑफ फूड्स में यूज होता है अराउंड द वर्ल्ड। अगर बात की जाए एप्पल जूस की, एप्पल जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। कौन सा, मैलिक एसिड पाया जाता है। बात की जाए अगर वेनिलीन की, तो ये वेनिलीन क्या होता है, ये होता है फ्लेवरिंग एजेंट। क्या होता है, ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है जो कि वनीला का फ्लेवर देता है। बात की जाए अगर कॉस्टिक सोडा की, तो कॉस्टिक सोडा क्या होता है, ये होता है NaOH, और ये एज अ क्लिंजिंग एजेंट यूज होता है, एज अ क्लिंजिंग एजेंट यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी कौन लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लाया था लॉर्ड डलहौजी, दैट इज ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ये लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, अगर कोई भी किंग या फिर कोई भी रूलर मर जाता है बिना अपना हायर डिसाइड किए, बिना अपना मेल हायर डिसाइड किए, तो उसका जो किंगडम होगा उसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, एक्वायर कर लेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस किंगडम को एक्वायर कर लेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आने के बाद बहुत सारे किंगडम्स थे जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स किया था, एक्वायर कर लिया था, जैसे कि सतारा को किया, संबलपुर, उदयपुर, ऐसे ही इसने नागपुर और झांसी को अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में इंक्लूड कर लिया था। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, सोनल मान सिंह पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी इज एन accomplished डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन एडिशन टू द भारत नाट्यम। तो सोनल मान सिंह जो हैं, जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं, वो भारत नाट्यम के अलावा और किस डांस में accomplished डांसर हैं, तो ये हैं ओडिसी में। किसमें, ओडिसी में एक accomplished डांसर हैं। बात किया जाए अगर सोनल मान सिंह का, तो सोनल मान सिंह जो हैं वो यंगेस्ट रेसिपेंट हैं किस चीज की, यंगेस्ट रेसिपेंट है ये पद्म भूषण की। किसकी, पद्म भूषण की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क सिचुएटेड। तो कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए कुव्वत अल इस्लाम की, तो कुव्वत अल इस्लाम बनवाया कौन था, तो ये बनवाया था कुतुबउद्दीन ऐबक ने। कौन बनवाया था, कुतुबउद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कब बनवाया था इसको, तो ये बनवाया था
1193 में, ठीक है। इसने एक और मॉस्क बनवाया था, कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये कहाँ पे है? ये मॉस्क कहाँ पे है? ये है अजमेर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? माटी अखोरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो माटी अखोरा को कौन से क्लासिकल डांस से एसोसिएट किया जाता है? माटी अखोरा का एक्चुअली असमीज लैंग्वेज में मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज डन ऑन ग्राउंड, ठीक है। ये आसामी लैंग्वेज है और इसका मतलब होता है एक्सरसाइज डन ऑन ग्राउंड। और ये एसोसिएटेड किससे है? तो ये एसोसिएटेड है आसाम के क्लासिकल डांस सतरिया से, ठीक है। कहाँ के? असम के क्लासिकल डांस सतरिया से। तो सतरिया कहाँ से एसोसिएटेड है? असम से, ठीक है। असम का क्लासिकल डांस है। हमको मालूम है ना अपने टोटल कितने क्लासिकल डांसेस हैं? 8 क्लासिकल डांसेस हैं जिसको एसएससी बार बार पूछती है, ठीक है। अगर बात की जाए ओडिसी की, तो ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी नाम से ही पता चल जाता है कि ये है उड़ीसा का क्लासिकल डांस। वहीं कथकली की बात की जाए तो कथकली कहाँ का है? ये है केरला का। और केरला का एक और डांस है मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। अगर बात की जाए कथक की, तो कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अगर बात की जाए भारतनाट्यम की, तो भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। वैसे ही है मणिपुरी। मणिपुरी तो ये कहाँ का है? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी एक क्लासिकल डांस है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 50 ईयर्स। कितना? 18 टू 50 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। और क्या करता है? ये रिस्क कवरेज प्रोवाइड कर रहा है। कितने का? या 2 लाख का इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड ड्यू टू एनी रीजन एट एन एनुअल प्रीमियम ऑफ रुपीज 436, ठीक है। कितने का प्रीमियम है? 436 का पर ईयर का प्रीमियम है। और ये रिस्क कवरेज कितने का दे रहा है? 2 लाख का ये रिस्क कवरेज दे रहा है। किस एज ग्रुप के लिए है? तो ये 18 साल से 50 साल के ग्रुप के लिए है, एज ग्रुप के लिए है। ये कौन सी योजना है? ये योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दैट इज ऑप्शन 1, ऑप्शन फर्स्ट ये हमारा करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें एक और चीज है कि ये 55 ईयर्स तक मैच्योर हो जाएगा। 55 ईयर्स की एज पे ये मैच्योर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है चितरंजन दास अलॉन्ग विथ डैश सेट अप द स्वराज पार्टी इन 1923 टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो चितरंजन दास ने किसके साथ 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो इन्होंने किया था मोतीलाल नेहरू के साथ इस स्वराज पार्टी का गठन। किसके साथ? मोतीलाल नेहरू के साथ। मोतीलाल नेहरू इसमें क्या थे? स्वराज पार्टी में सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी थे। और वहीं चितरंजन दास जी क्या थे? ये प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो ये क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल एट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इनमें से कौन है जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, जो यूएसए में है, उसमें इनवाइट किए गए थे परफॉर्म करने के लिए? तो ये है बिस्मिल्लाह खान। अपने ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज बिस्मिल्लाह खान। इनको उस्ताद की उपाधि भी मिली हुई है। इनको उस्ताद के नाम से भी जाना जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहनाई, सहनाई से एसोसिएटेड है। बात किया जाए अगर एम एस सुब्बलक्ष्मी का, तो एम एस सुब्बलक्ष्मी किस चीज से एसोसिएटेड है? तो ये है कार्नेटिक वोकलिस्ट। ये है कार्नेटिक वोकलिस्ट से एसोसिएटेड। बात किया जाए अगर जाकिर हुसैन का, तो जाकिर हुसैन किस चीज के प्लेयर? तो ये जाकिर हुसैन तबला वादक। क्या? तबला वादक। बात किया जाए अगर पंडित रविशंकर का, तो ये सितार प्लेयर है। ये सितार प्लेयर से इनको एसोसिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब containing an electron beam that is focused on a phosphor coated glass
स्क्रीन व्हेन लाइट इज emitted। तो कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब है जिसमें फॉस्फोर कोटेड ग्लास रहता है और उस पर इलेक्ट्रॉन बीम से फोकस किया जाता है। तो ये है CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब, अपना ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। कैथोड रे ट्यूब का यूज कहाँ होता है? कैथोड रे ट्यूब का यूज होता है स्क्रीन डिस्प्ले में, टीवीज या डिस्प्लेज में इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? विच इज द ओल्डेस्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट इन इंडिया? इनमें से कौन सा प्लांट ओल्डेस्ट रिफाइनरी एल्यूमिनियम प्लांट है? तो ये है अपना मूरी एल्यूमिना प्लांट। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, मूरी एल्यूमिना प्लांट। अब ये मूरी एल्यूमिना प्लांट लोकेटेड कहाँ है? तो ये है रांची में, रांची झारखंड में। कहाँ? रांची झारखंड में। बात किया जाए मूरी एल्यूमिना प्लांट के ओनर की, तो मूरी एल्यूमिना प्लांट का ओनर कौन है? ये है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका ओनर है। और ये कमीशन कब हुआ था? ये कमीशन हुआ था 1948 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द राजगीर जू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो राजगीर जू है ये कहाँ लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है? ये है बिहार में, दैट इज ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। बात की जाए राजगीर जू की, ये राजगीर जू है कहाँ लोकेटेड एग्जैक्टली? तो ये है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ये लोकेटेड है। बात किया जाए इसके ओपनिंग की, तो ये ओपन हुआ है, ऑफिशियली ओपनिंग इसकी हुई है 2022 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द वर्ड डायरेक्ट फ्री किक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो जो वर्ड ये है डायरेक्ट फ्री किक, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है फुटबॉल से, दैट इज ऑप्शन 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। बात की जाए डायरेक्ट फ्री किक की, होता क्या है? डायरेक्ट फ्री किक में एक फ्री किक दिया जाता है प्लेयर को जिसमें वो डायरेक्ट हिट मारता है और उसमें कोई अन्य प्लेयर, कोई और प्लेयर उसको, उस बॉल को टच नहीं कर सकता है। क्या? उस बॉल को टच नहीं कर सकता है। तो अपना आंसर है ऑप्शन 4 फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? पढ़े भारत रीडिंग कैंपेन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी टू सपोर्ट एंड encourage children to read for a joyful learning experience started on January 1st 2022 for a period of। तो ये कितने दिन के लिए स्टार्ट हुआ था पढ़े भारत रीडिंग कैंपेन? तो ये पढ़े भारत रीडिंग कैंपेन 100 डेज का एक कैंपेन प्रोग्राम था, दैट इज ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये कितने दिन के लिए था प्रोग्राम? ये 100 दिन के लिए स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था जो बच्चे बाल वाटिका से 8 तक के बच्चे थे उनके लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन 19, स्वच्छ भारत मिशन इज एसोसिएटेड विथ विच पब्लिक फिगर? तो स्वच्छ भारत मिशन किस पब्लिक फिगर से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है किससे? महात्मा गांधी से। किससे? महात्मा गांधी से। ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। बात किया जाए ओडीएफ की, ओडीएफ मिशन है क्या? तो ओडीएफ मिशन का काम था टू एलिमिनेट open defecation एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना इसका काम था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना इसका पर्पस था इस मिशन का। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ओडीएफ फ्री विलेजेस बन सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा ओडीएफ फ्री विलेजेस बन सके। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इन December 2021, the DAS approved a $500 million loan to the government of India to help improve the quality of the country's social education and mitigate the impact of the COVID-19 pandemic on the students' learning। तो कौन सा ये बैंक है जो इंडिया को $500 मिलियन का लोन दिया था? किस लिए दिया था? जो इंडिया के सोशल एजुकेशन है, जो कंट्री की सोशल एजुकेशन है, उसको इंप्रूव करने के लिए और कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से जो स्टूडेंट्स लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ा है उसकी भरपाई करने के लिए दिया था इस बैंक ने। तो ये कौन सा बैंक है जो ये लोन दिया? ये लोन दिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। किसने दिया था? एशियन डेवलपमेंट, एडीबी। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है मनीला फिलीपींस में। कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में। बात की जाए अगर एडीबी स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये स्टैब्लिश हुआ है 19 दिसंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? टिल विच ईयर डिड द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कंटिन्यू टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ओवर
हिमाचल प्रदेश। तो कौन से ईयर तक हिमाचल प्रदेश जो था दिल्ली के हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर आता था? तो ये 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो दिल्ली के हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता था। कब तक? 1971 तक। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? विच इकोलॉजिस्ट इज फेमस फॉर स्टडीइंग प्लांट लाइफ इन द इंडियाना ड्यून्स इन 1896? तो कौन से इकोलॉजिस्ट हैं जो इंडियाना ड्यून्स के प्लांट लाइफ को 1896 में स्टडी करने के लिए फेमस हैं? तो ये हैं अपने ऑप्शन थर्ड, दैट इज हेनरी चैंडलर काउल्स। कौन? हेनरी चैंडलर काउल्स, ये अपना करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है? द लेयर ऑफ अर्थ दैट सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम द कोर इज? तो कौन सा लेयर है अर्थ का जो क्रस्ट को कोर से अलग करता है? तो ये है अपना मेंटल। मेंटल, दैट इज ऑप्शन 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। हम ये साइड वाले फिगर में भी देख सकते हैं कि ये अपना ऊपर का जो पोर्शन है, ये अपना ऊपर का जो पोर्शन है ये क्या है? क्रस्ट है। और यहाँ से ये देख सकते हैं ये पूरा मेंटल है। मेंटल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? ये 2900 किलोमीटर तक फैला है और नीचे कोर है। ठीक है, तो कोर और क्रस्ट को कौन सेपरेट करता है? मेंटल सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है? मेंटल सेपरेट करता है। अगर बात की जाए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, मेंटल के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो होता है सीमा। सीमा मीन्स क्या हो गया? सिलिकॉन, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड डैश इन इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स बिगिनिंग इन द मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। तो आयरन एज का नाम आयरन एज क्यों पड़ा? क्योंकि इस टाइम में क्या हुआ था? आयरन मोस्टली एक एनदर मेटल को रिप्लेस किया था। वो किसको रिप्लेस किया था? वो रिप्लेस किया था ब्रॉन्ज को। आयरन एज से पहले हम लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। किसके लिए? किसी भी वेपन्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? किसी भी वेपन्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। तो ये यहाँ पे ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? मोस्टली रिप्लेस्ड ब्रॉन्ज, दैट इज ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विच कंट्री सेलिब्रेट्स वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल नोन एज पारो शेचू? तो कौन सा कंट्री है ये एक फेमस ये पारो शेचू को सेलिब्रेट करता है? तो पारो शेचू को सेलिब्रेट करने वाला कंट्री है भूटान, दैट इज ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात की जाए इस पारो शेचू फेस्टिवल की, तो ये एक 4 डे का सेलिब्रेशन होता है, 4 डे का फेस्टिवल है। तो दैट इज ऑल इन दिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।